हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर पॉडकास्ट क्रिपी स्टोरीज। आज की कहानी है कब्रिस्तान का भूत। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वो कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना रॉकी। ये हुई ना बात। आज हम तुम्हें ऐसी डेयर देंगे जो तुम कभी नहीं भूलो। तो अभी तुम्हारी डेयर ये है कि तुम्हें छत पर जाना है और छत पर एक ग्राउंड घूम कर आना है और छत पर से एक गमले में से फूल तोड़ कर लाना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से जाकर आई हो। सोनिया, छत पर तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलने लगे। सोनिया छत पर जाती। डरते हुए वो इधर उधर देखते देखते आगे धीरे धीरे बढ़ती। टेरेस का दरवाज़ा खोलकर जैसे वो टेरेस में जाती है, बहुत जोर से ठंडी हवाओं की आवाज़ आ रही, पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही थी। पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। ना कोई पंछी की आवाज़, ना बाकी, सिर्फ हवाएं बह रही थी। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। सोनिया जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखकर वो डर जाती है, क्योंकि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही थी। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती, ये देखकर रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जाके देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी हुई है और उसके ऊपर लाल रंग फेंका हुआ था और उसके आसपास कुछ काली गुड़िया रखी हुई थी। जैसे ही वो दोनों देखते, वो जल्दी से अपने पापा यानी मनोहर को बुला लेते और सारी बात बताते। तभी मनोहर बोलता है, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते थे ना उस कब्रिस्तान के बारे में, फिर भी तुमने सोनिया को रात को छत पर जाने के लिए कहा। सॉरी डैडी, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं करेंगे हम, और अगर दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम बेहोश हो? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को बोलती, जब मैं टेरेस पर आई और मैं गमले की तरफ फूल तोड़ने के लिए जा रही थी, तो तभी मुझे मेरी आवाज़ सुनाई, जैसे मानो मैं ही मुझे बुला रही हूँ। और जैसे मैंने दाई तरफ मुड़कर देखा तो वो सूखे पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी और वो लाश मुझे बुला रही थी। उसके बाल सहमे हुए थे, एक हाथ कटा हुआ था, उन बिखरे बालों में से लाल लाल आंखें दिखाई दे रही थी और जैसे मानो वो आंखें मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैं वापस फूल की तरफ जाने लगी और जल्दी से भगवान का नाम लेकर भागने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैंने थोड़े 2 कदम और आगे बढ़ाए और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर से उस पेड़ की तरफ देखा। जब मैंने पेड़ की तरफ देखा तो मैं देखकर बहुत ठहर गई, क्योंकि वो लाश अब वहाँ पे नहीं थी। मैंने भगवान का शुक्रिया किया और फूल तोड़कर जैसे ही पीछे जाने लगी, तभी मैंने देखा कि वो लाश छत पर आ चुकी थी और वो मुझे घसीटते हुए लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पता नहीं, जैसे तैसे मैंने पास में पड़े तुलसी के पेड़ को पकड़ लिया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये सारी बात सुनने के बाद मनोहर को पता चला, क्योंकि
कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती। उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बातें करते हैं। रॉकी कहता है, विक्की, तुम्हें क्या लगता है कि सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही थी, वो उसका भ्रम होगा। अरे नहीं नहीं भाई, उसकी हालत देखी नहीं तुमने? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई वो। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। चुप यार, मुझे तो लगता है कि हमें खुद जाकर कब्रिस्तान में देखना चाहिए। क्या वो सच कह रही थी या झूठ? अरे भाई, तुम पागल हो क्या? तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी मानो तो तुम भी मत जाना। विकी के बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता और वो अकेला ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वो उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पेड़ पर सोनिया को सर कटी हुई लाश मिली थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है और हंसने लगता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है और वापस घर की ओर जाने लगता है, पता नहीं कहाँ से एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़कर खींचने लगता है। जैसे उसे ये एहसास हो जाता है, वो डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझसे एक गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊँगा। वो हाथ उसे पता नहीं घसीटते हुए लेने लगा। धीरे धीरे करते हुए वो पेड़ की तरफ जाने लगा। पेड़ को जाते वक्त उसने पकड़ लिया, लेकिन उस अदृश्य हाथ में इतनी ताकत थी कि जिस पेड़ को रॉकी ने पकड़ा था उसकी तहलियाँ टूटी और उसके साथ ही जाने लगी। दूसरे कोने पर एक कब्र थी, खुली हुई कब्र, यानी कि जैसे मानो वो हाथ उसको खींचते हुए उसी कब्र की ओर लेके जा रही थी। उसके आसपास बहुत खून पड़ा हुआ था। वो अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर लाते और उस कब्र में ढकेल देता है। रॉकी चिल्लाते रहता है, लेकिन उसे मदद करने के लिए कोई नहीं आता। दूसरी तरफ मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है कि जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ लग रही है और ये कब्रिस्तान से क्यों आ रही है? मुझे जल्दी जाकर देखना चाहिए, दोनों ने फिर से कुछ तो किया नहीं। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नजर नहीं आता। वो घर लौट जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की डरते हुए पापा के सामने आकर बोलता है, पापा, मैंने बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मैंने कुछ नहीं किया पापा। मनोहर गुस्से से लाल बबूला हो जाता है और जोर से विक्की को बोलता है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से जाकर मंदिर में रखे शंख में जो जल है वो लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी को घसीट कर लेके जाने के निशान दिखाई देते। वो डर जाता है। मन में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दोनों वो निशान का पीछा करते। जैसे वो दोनों कब्र के पास जाने लगते, एक अदृश्य शक्ति उनको रोकने की कोशिश करती है। विक्की के पैर पर भी एक नाखून लगता है। विक्की के पास जल होने की वजह से वो उसे कुछ कर नहीं पाता। वो आत्माएं उनके सिर्फ आसपास भटकती दिखती, लेकिन उन्हें वो नुकसान नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो दोनों वो कब्र के पास आते हैं, मनोहर समझ जाता है कि यही कुछ हुआ है। मनोहर जल्दी से उस निशान का पीछा करते हुए कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़क देता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। विक्की बहुत डर जाता है। तभी मनोहर बोलता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इसी कब्र के अंदर कैद किया होगा। हमें जल्द से जल्द इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल अपने आसपास छिड़कते रहो, ताकि इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी।
मैं तब तक कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वो भगवान का नाम लेते हुए जैसे तैसे करते कब्र खोल देता है और उसके अंदर देखता है तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। उसके हाथ पाँव से खून आ रहा होता है। मनोहर जल्दी से रॉकी को लेकर हॉस्पिटल ले जाता। उसकी हालत बहुत गंभीर होती। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर में दूर एक दूसरा घर ले लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहने चला जाता। लेकिन अभी भी रॉकी को कभी कभी दौरे पड़ते हैं और जब भी उसे दौरे पड़ते वह उस कब्रिस्तान की ओर खींचा चला जाता। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।